हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आशीष। आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे अपने यूट्यूब चैनल स्टूडेंट चॉइस पे। सो फ्रेंड्स, हम अभी देख रहे थे हिस्ट्री और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं हिस्ट्री पार्ट 5। ठीक है, जिसमें हम देखेंगे गुप्त साम्राज्य, गुप्त डायनेस्टी। ठीक है, तो जो गुप्त डायनेस्टी का टाइम पीरियड है वो लगभग 275 ईस्वी से 550 ईस्वी या फिर एडी के आसपास माना जाता है। ठीक है, हम अभी गुप्त साम्राज्य देख रहे हैं, लेकिन इसके पहले जो हमने जो हिस्ट्री का पार्ट 1 देखा था उसमें हमने देखा था जैन। ठीक है, जो जैन धर्म है, महावीर स्वामी है, उनके बारे में जाना था। जो सेकंड पार्ट आया था उसमें हमने बौद्ध, जो गौतम बुद्ध भगवान थे उनके बारे में जाना था और बौद्ध धर्म के बारे में जाना था। ठीक है, जो थर्ड वीडियो आया था इसमें हमने महाजनपद काल, ठीक है, महाजनपद जो थे, महाजनपद काल, और इसमें मगध में कैसे साम्राज्य का उदय हुआ और मगध कैसे पूरे भारत को एक अखंड भारत बनाने में कैसे सफल हुआ, तो उसके बारे में हमने जाना था। और जो फोर्थ जो लेक्चर था उसमें हमने देखा था मौर्य साम्राज्य, जो मगध का मौर्य साम्राज्य था, चंद्रगुप्त मौर्य जिसके संस्थापक थे, उन्होंने कैसे धीरे धीरे मगध से होते हुए पूरे भारत को एक अखंड भारत के रूप में बदल दिया था। ठीक है, तो अब जो हम अगला जो देखने वाले हैं वो है गुप्त साम्राज्य। ठीक है, जो मौर्य था वो तो 185, ठीक है, 185 ईसा पूर्व। ठीक है, मतलब बीसी में ही ये इसका जो अंतिम सम्राट था बृहद्रथ। ठीक है, कौन था अंतिम सम्राट? बृहद्रथ था। तो ठीक है, ये यहाँ पे ही खत्म हो जाते हैं। लेकिन इसके बाद कौन आता है? सुंग आते हैं। ठीक है, मौर्य के बाद सुंग डायनेस्टी आती है, ये भी काफी ताकतवर और शक्तिशाली होते हैं। ठीक, तो ये लेकिन ये ज्यादा लंबे समय तक रूल नहीं कर पाते, कुछ समय तक रूल करते हैं और उसके बाद वही होता है कि जो इतना बड़ा मगध साम्राज्य था इसको एक समान रूप से संचालित करना असंभव था। धीरे धीरे इसका क्षय होने लगता है और छोटी छोटी जो राजसत्ताएं होती हैं वो फिर से जागने लगती हैं। मतलब इनके बाद जो सुंग थे, इनके बाद कोई भी ऐसी शक्तिशाली कोई भी ताकत नहीं थी जो पूरे देश पे शासन कर सके। ठीक, छोटे छोटे अपनी अपनी रियासतें थी उस समय पे। शक और कुषाण, ये विदेशी ताकतें थी, शक और कुषाण। ठीक है, मध्य एशिया से आई हुई ये ताकतें थी। ठीक है, मध्य एशिया के कबीले ही लोग थे जो बाद में भारत के कुछ भाग में, जैसे गुजरात वाले भाग में शकों ने शासन किया, मध्य भारत और उत्तर भारत के कुछ भाग में कुषाण ने शासन किया। तो ये लगातार शासन कर रहे थे, लेकिन कोई भी शक्ति नहीं आई थी जिसने भारत पे पूर्ण रूप से राज्य किया हो। ठीक है, तो इसके बाद कौन उभर के सामने आती है? तो गुप्त साम्राज्य उभर के आता है, जिसका टाइम पीरियड लगभग माना जाता है 275 ईस्वी से 550 ईस्वी तक इनका शासन रहा है। ठीक है, तो हम इनके बारे में डिटेल में देखते हैं। तो जो गुप्त वंश का संस्थापक है ये किसको माना जाता है? तो ये श्रीगुप्त थे। ठीक है, आपको पेपर में डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, तो श्रीगुप्त था। ठीक है, तो ये किसकी महाराज की उपाधि लेके ये शासन पे बैठा था। ठीक है, तो जो उस समय का जो टाइम पीरियड था, उस समय महाराज जो सामंत होते थे, राजाओं के सामंत होते थे, तो वो सामंत महाराज की उपाधि लेके सामंत के पद पे काम किया करते थे। तो ऐसा माना जाता है कि ये जरूर किसी ना किसी राजा के सामंत रहे होंगे और उसके बाद इन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। ठीक है, तो अब ये क्या है कि प्रयाग प्रशस्ति का अभिलेख है, गुप्त वंश से संबंधित है, जिसका निर्माण समुद्रगुप्त ने कराया था। इसी अभिलेख से आरंभिक पूर्वजों के रूप में श्रीगुप्त और घटोत्कच का विवरण मिलता है। ठीक है, तो जो श्रीगुप्त थे और इनके बाद इनके जो भी राजा रहे होंगे, उत्तराधिकारी थे, वो घटोत्कच थे। इनका विवरण कहाँ से मिलता है? प्रयाग प्रशस्ति से मिलता है। ठीक है, ये प्रयाग प्रशस्ति कौशाम्बी का अभिलेख है। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है? कौशाम्बी का अभिलेख। अपने जब हम मौर्य साम्राज्य पढ़ रहे थे, अशोक के बारे में हमने पढ़ा था, तब आपने एक स्तंभ लेख के बारे में देखा था, जिसको क्या करता है, जो अकबर होता है, ठीक है, मुगल सम्राट अकबर जो होगा, वो क्या करता है, इसको इलाहाबाद में, बहुत बाद की बात है ये, इलाहाबाद का जो किला है, हमने देखा था कि एक स्तंभ लेख है जिसको क्या करता है अकबर, कौशाम्बी से कहाँ लेके चला जाता है? इलाहाबाद के किले में स्थानांतरित कर देता है। तो ठीक है, ये वही प्रयाग प्रशस्ति है। इसको प्रयाग प्रशस्ति भी बोला जाता है, कौशाम्बी अभिलेख भी बोला जाता है, अशोक अभिलेख के नाम से भी जाना जाता है। तो सबसे पहले इसको बनवाया किसने था? अशोक ने बनवाया था। ठीक है, लेकिन ये बहुत बड़ा स्तंभ लेख था। अशोक के बाद कौन आता है? समुद्रगुप्त आता है। ठीक है, तो समुद्रगुप्त गुप्त वंश का एक राजा, हम उसके बारे में आगे अभी देखने वाले हैं। ठीक है, बहुत सफल राजा था ये, इसके बारे में हम आगे देखेंगे। तो समुद्रगुप्त भी इसमें अपनी जो भी अपने शासन के बारे में, अपने राजाओं के बारे में सब लिखवाता है। समुद्रगुप्त की विजय के बारे में देखने को मिलता है कि इसने क्या क्या जीता था। ठीक है,
समुद्रगुप्त के बाद कौन आएगा? अकबर आएगा। अकबर क्या करता है? अकबर बहुत बाद में आने वाला है, 1556 ईस्वी में आएगा, बहुत बाद में। मध्य मध्य भारत जो मध्य इतिहास कहा जाता है उसमें ये देखने को मिलेगा, ठीक है। अकबर के बाद अकबर इसको क्या करेगा? कौशाम्बी जो जगह थी, यूपी का एक जगह है कौशाम्बी, इससे कहाँ पे लेके चला जाता है? इलाहाबाद का किला। इलाहाबाद का किला जो अकबर बनवाता है इसको, ठीक है, यहाँ पे अपना सजाने के लिए जाता है। तो इसमें अकबर की भी कुछ जानकारी मिलती है, अकबर ने भी कुछ इसमें लिखवाया हुआ है, ठीक है। अकबर के बाद जो बीरबल, अकबर का एक नवरत्न बीरबल, इसके बारे में भी जानकारी मिलती है। और जहांगीर ने भी इसमें कुछ अपनी जानकारियां दी गई हैं। मतलब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक है प्रयाग प्रशस्ति, ठीक है। इसको कौशाम्बी के नाम से भी, कौशाम्बी अभिलेख से भी जाना जाता है, तो इसको अच्छे से याद रखना। और जो इसमें लिखवाया किसने था? तो वो एक हरिसेन थे, ठीक है। अब राजा तो खुद जाके लिखवाएगा नहीं, तो समुद्रगुप्त जो थे, समुद्रगुप्त के एक कवि थे, ठीक है, संस्कृत के एक बहुत जाने माने कवि इनको कहा जाता है, हरिसेन, ठीक है। उस समय इनके राज दरबार में रहा करते थे, तो इन्होंने उस पे जो भी है समुद्रगुप्त के बारे में लिखाया था, तब से ये प्रयाग प्रशस्ति के नाम से भी जाना जाने लगा था, ठीक है। तो ये इनके बारे में थी। और ये इसलिए भी प्रमुख है क्योंकि जो हमारे देश के सबसे महान सम्राट हुए हैं तीनों, ठीक है, सबसे महान सम्राट पहले हुए, फिर इनके बाद इनको भी महान सम्राटों में गिना जाता है, समुद्रगुप्त को, और फिर ये, ठीक है, अकबर को, ठीक है, इनको भी महान सम्राट माना जाता है हमारे देश का। तो ये तीनों सम्राट किसी ना किसी एक जगह से ये संबंधित हैं, और वो क्या है? प्रयाग प्रशस्ति। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको जरूर याद रखें, आपको बहुत हेल्प मिलेगी इसको याद करने में, ठीक है। तो इसके बाद क्या होता है कि जो सबसे पहले कौन थे? श्रीगुप्त थे, ठीक है। इनको माना जाता है कि इनने गुप्त वंश की स्थापना करी। इनके बाद किसको माना जाता है? घटोत्कच को माना जाता है, ठीक है, घटोत्कच को माना जाता है। लेकिन ये इतने प्रसिद्ध नहीं थे, इनने अपना ज्यादा राज्य विस्तार नहीं किया। मगध में बैठे पाटलिपुत्र को इन्होंने राजधानी बनाया, ठीक है, ज्यादा इनने शासन विस्तार नहीं किया ना, ज्यादा इनके बारे में कोई जानकारी मिलती है किताबों में। लेकिन इनके बाद क्या होता है? इन्हीं के एक उत्तराधिकारी होते हैं, कौन? चंद्रगुप्त प्रथम, ठीक। चंद्रगुप्त प्रथम 319 से 334 ईस्वी में कब राजा बनते हैं? ये 319 एडी में राजा बनते हैं, और ये इसके प्रथम प्रसिद्ध राजा माने जाते हैं। यहीं से जो गुप्त काल जो होता है, जो गुप्त वंश होता है, वो शुरू माना जाता है, गुप्त काल को शुरू कहा जाता है। जो गुप्त वंश ही अपना धीरे धीरे शासन विस्तार करता है, पूरे देश में अपनी सत्ता स्थापित करना शुरू कर देता है, ठीक है। तो ये महाराजाधिकार की उपाधि लेके धारण करता है, और गुप्त संवत की भी शुरुआत करते हैं, ठीक है। किसकी संवत करते हैं? गुप्त संवत की ये शुरुआत करते हैं, ठीक। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट थे, चंद्रगुप्त प्रथम 319 से 334 में। ये आपको थोड़ा सा टाइम पीरियड याद रखेंगे तो आपको रहेगा कि ये कब से शासन इन्हें करना शुरू किया, ठीक। तो जो वास्तविक गुप्त वंश माना जाता है वो 319 ईस्वी से प्रारंभ माना जाता है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं समुद्रगुप्त, जिनके बारे में हमने अभी बात करी, ठीक। प्रयाग प्रशस्ति का जिसमें वर्णन मिलता है, तो ये यही थे, ठीक, समुद्रगुप्त थे, ठीक है। तो जो प्रयाग प्रशस्ति में कौन था? समुद्रगुप्त थे, ठीक है। समुद्रगुप्त का शासनकाल 350 से 375 ईस्वी में माना जाता है। हमने जिनके बारे में बात करी थी, हरिसेन, वो यही है, ठीक है। तो हरिसेन द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त के विजय अभियान का पता चलता है, ठीक है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने दक्षिण भारत के, किसके? दक्षिण भारत के जो थे, यहाँ के लगभग 12 राज्यों को जीता था, ठीक है। जो उत्तर भारत वाले 9 राज्य थे बड़े बड़े, इन सारे राज्यों को जीता था, और ये मगध में शासन कर रहे थे, ठीक है। मगध के पाटलिपुत्र में इनकी राजधानी थी, और उज्जैनी, ठीक है, जो अवंती वाला एरिया था, ये भी इनका प्रमुख एरिया माना जाता था, क्योंकि इनके बहुत सारे जो है मतलब इन्होंने बहुत लंबे समय तक उज्जैन वाले एरिया, उज्जैन मतलब उस समय पे एक सबसे बड़ा व्यापारिक और ज्ञान का भी केंद्र था, ठीक है। साथ ही इनकी जो शासन की एक दूसरी राजधानी है, वो भी किसको माना जाता था? उज्जैन, उज्जैनी को ही माना जाता था, ठीक है। तो इस कारण इनके उज्जैन हो गया, ठीक है, विदिशा वाला एरिया हो गया, और सागर वाले एरिया, और जो पूरा मध्य भारत का जो एरिया, यहाँ पे इनके बहुत सारी इनसे संबंधित चीजें देखने को आपको मिलेंगी, ठीक है। इनके बारे में आपको पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। तो समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है? भारत का नेपोलियन कहा जाता है। और इनके बारे में ये बात भी कही जाती है कि इन्होंने अपने जीवन काल में कोई भी युद्ध नहीं हारा था। लगभग ये मुख्य रूप से ये 23 युद्ध इन्होंने लड़े थे, 23 राज्यों को इन्होंने विजय किया था, ठीक है, बिना किसी युद्ध को हारे हुए। तो मान सकते हैं आप कितने महान राजा ये रहे होंगे, ठीक है। इसके बाद कौन आ जाता है? इनके बाद आ जाते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है, शासक बने। इनका टाइम पीरियड माना जाता है 375 से 415 एडी में, ठीक है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय शासक बनते हैं 375 से 415 एडी में, ठीक। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, ठीक है। ये बहुत ही जो हमारे राजा हुए हैं, ठीक है, जो हिंदू राजा होते थे, वो ज्यादातर क्या विक्रमादित्य की उपाधि धारण करते थे। और ऐसा कहा जाता है कि इतिहास में सिर्फ 14 ऐसे राजा हुए हैं जिन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण करी है, ठीक है। इसमें से एक एक ये थे, चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है, इनको याद रखिए, बहुत बार पेपर में पूछा जाता है, ठीक है।
और ये बहुत ही इनके प्रसिद्ध राजा थे। इनके समय पे गुप्त काल बहुत बड़ा फैला हुआ था और ये बहुत ही ज्ञान को लेके जो शिक्षा का जो था प्रचार प्रसार गुप्त काल में बहुत अधिक हुआ था। ठीक है, नए नए लोग उभर के आए थे जिन्होंने हर क्षेत्र में विकास किया। ठीक है, इनके दरबार में नवरत्न रहते थे। कौन रहता था? कालिदास रहते थे, बराहमिहिर रहते थे, धन्वंतरी रहते थे। ठीक है, कालिदास जैसे जो महान वो थे। ये बेसिकली सारा उज्जैन वाला जो एरिया था उस समय पे ज्ञान के क्षेत्र में इतना विकसित हो चुका था कि इनके शासन में ये सारे लोग रहते थे। ठीक है, कालिदास की मुख्य रूप से 7 रचना है। ठीक है, एक के बारे में हमने अभी पहले इसके पहले वाले लेक्चर में बात करी थी। किसके बारे में? मालविकाग्निमित्रम। किसके बारे में बात करी थी? मालविकाग्निमित्रम के बारे में हमने बात करी थी। ठीक है, इसके बाद इनकी और भी रचनाएं हैं जैसे ऋतु संहारम। ठीक है, ऋतु संहारम। ठीक है, मेघदूतम। ठीक है, अभिज्ञान शकुंतलम। ठीक है, तो ये सारी रचनाएं इनकी पूछी जाती हैं। ठीक है, ये मुख्य रूप से इनकी 4 रचनाएं हो गई। इसके अलावा भी हैं जैसे विक्रमो वर्षियम। ठीक है, विक्रमो वर्षियम हो गया। ठीक, मेघदूतम, ऋतु संहारम। ठीक है, इसके अलावा कौन सा हो गया? एक और है रघुवंशम है। थोड़ा सा इनको ध्यान रखिए क्योंकि पेपर में बहुत बार इनको पूछा जाता है कि ऑप्शन में आपको दे दिया जाएगा इसमें से कौन सी रचना कालिदास की है या नहीं है। ठीक है, मालविकाग्निमित्रम, ऋतु संहारम, मेघदूतम, अभिज्ञान शकुंतलम, विक्रमोवर्षियम, रघुवंशम और एक और इम्पोर्टेंट वो क्या है? कुमार संभवम। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आपको के सारा जो है उनको लिख के दे दूंगा, शायद पीडीएफ में ऐड करना भूल गया था। ठीक है, तो मालविकाग्निमित्रम। ठीक है, ऋतु संहारम, मेघदूतम, अभिज्ञान शकुंतलम, कुमार संभवम, विक्रमो वर्षियम, रघुवंशम, ये कालिदास की प्रमुख रचनाएं हैं। ठीक है, इन्हीं के बाद कौन हुए? बराहमिहिर हुए, जिनको गणित का और जो ज्योतिष है, खगोल शास्त्र, इनका बहुत बड़ा जो है ज्ञातज्ञ माना जाता है। ठीक है, बृहत संहिता करके इनकी एक पुस्तक है। ठीक है, बृहत संहिता, पंच सिद्धांतिका इनकी बहुत ही बृहत संहिता। ठीक है, ये एमपी वाले रीजन से ही बिलोंग करते थे, इसलिए इनके बारे में जानकारी रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, बृहत संहिता और पंच सिद्धांतिका, एमपी में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पंच सिद्धांतिका। ठीक है, इनकी रचना क्या थी? पंच सिद्धांतिका। बराहमिहिर की रचना क्या है? पंच सिद्धांतिका और बृहत संहिता। ठीक, कालिदास की मुख्य रूप से 7 रचनाएं मानी जाती हैं। मालविकाग्निमित्रम, ऋतु संहारम, मेघदूतम, अभिज्ञान शकुंतलम, रघुवंशम, विक्रमोवर्षियम और कुमार संभवम। ठीक है, ये इनकी रचनाएं होगी। धन्वंतरी, धन्वंतरी उस समय के सबसे बड़े चिकित्सक माने जाते थे। ठीक है, और ये तो सिर्फ इनके नवरत्न थे इनके। ठीक है, इसी टाइम पीरियड में और भी कौन लोग थे? आर्यभट्ट हुए हैं। ठीक है, आर्यभट्ट हुए हैं। ठीक है, नागार्जुन हुए हैं। ठीक है, ये बहुत बड़े रसायन शास्त्र के ज्ञाता थे। ठीक है, ये गणितज्ञ माने जाते हैं आर्यभट्ट। इनके बारे में तो सभी जाना होगा। ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने ही शून्य की जो खोज एक तरीके से इन्होंने ही की थी। ठीक है, तो ये जो हमारे सबसे बड़े जो जिनको माना जाता है उस समय पे सबसे बड़े वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखने वाले लोग थे, ये इसी टाइम पीरियड में हुए हैं जब गुप्ता डायनेस्टी हुआ करती थी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो चीन जो थे, चीनी यात्री फाहियान इसी के समय 399 ईस्वी में भारत आया। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि फाहियान किसके शासनकाल में आता है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल में कौन आता है? फाहियान आता है। चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम पे फाहियान आता है। ठीक है, 399 ईस्वी में ये चीनी यात्री होता है जो कि थल मार्ग से होते हुए पाकिस्तान वाले एरिया क्रॉस करके भारत में प्रवेश करता है। ठीक है, इसके बाद कौन आएगा? इसके बाद कौन राजा बनेगा? कुमारगुप्त शासन बनेगा। ठीक है, किसके बाद की बात हो रही है? चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद कौन सा राजा बनता है? कुमारगुप्त बनता है। ये भी एक बहुत सफल राजा रहे थे और इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ज्यादा काम किए थे, इसलिए ये याद किए जाते हैं। इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत काम किए थे। जब ये शासक थे उस समय पे 2 जो केंद्र थे शिक्षा के, वो कौन कौन से थे? एक तो पाटलिपुत्र था। ठीक है, और जो दूसरा था वो कौन सा था? जो दूसरा क्षेत्र था वो कौन सा था? हमारा उज्जैनी वाला। ठीक है, उज्जैनी उस समय पे इतना विकसित था। ठीक है, दोनों दृष्टिकोण से, चाहे शिक्षा की बात हो या औद्योगिक व्यावसायिक दृष्टिकोण, दोनों क्षेत्र में बहुत ज्यादा रखते थे। और इन्होंने ही नालंदा महाविहार, ठीक है, नालंदा महा जो विश्वविद्यालय है उसकी स्थापना किसने कराई थी? कुमारगुप्त ने कराई थी। ठीक है, जो नालंदा उस समय जो विश्व का सबसे बड़ा जो विश्वविद्यालय माना जाता था नालंदा, उसकी स्थापना किसने कराई थी? कुमारगुप्त ने कराई थी।
उसके बाद कुमारगुप्त का उत्तराधिकारी कौन बनता है? स्कंदगुप्त हुआ, जिसने कुमारादित्य की उपाधि धारण करी। ठीक, कौन होता है? स्कंदगुप्त होता है, जो कुमारादित्य की उपाधि धारण करी। ठीक है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होती हैं उपाधियां, इसलिए इनको थोड़ा याद रखना। उनका जो टाइम पीरियड है वो माना जाता है 415 से 455 ईस्वी में। ठीक है, स्कंदगुप्त के समय से ही हूणों का आक्रमण आरंभ हो जाता है। ठीक है, ये हूण कौन होते हैं? तो ये जो मध्य एशिया वाला भाग होता है, ठीक है, चीन, और जो चीन हो गया, ये वाले रीजन हो गए, ठीक है, और मध्य भारत वाला एरिया हो गया, ईरान, यहाँ पे बहुत सारी कबीलाई जातियां होती हैं। ठीक है, ये क्षेत्र उतना विकसित होता नहीं है, क्योंकि यहाँ इतनी खेती है नहीं, रेगिस्तान वाला एरिया है, पहाड़ी एरिया है, तो यहाँ पे बहुत सारे कबीले धीरे धीरे पनपते रहते हैं टाइम टाइम की बात पे। तो ये भी क्या करते हैं, इनको भी अच्छा एक जीवन चाहिए होता है, और ये हमेशा से जो भारत है सभी लोगों को आकर्षित करता था, क्योंकि यहाँ की उपजाऊ भूमि थी, पूरे व्यावसायिक उपस्थित हुआ करते थे। तो ये क्या करते थे, जैसे ये अपना एक शक्ति के रूप में संगठित होते थे और धीरे धीरे के आक्रमण करना शुरू कर देते थे हमारे देश पे। तो उन्हीं में से एक जो था वो तो हूण, बाद में आके ये कुछ समय शासन भी करते हैं। लेकिन जो ये था, हूण थे, स्कंदगुप्त के समय पे आक्रमण करते हैं। स्कंदगुप्त उस समय भारत का पूरे देश का राजा था और बहुत शक्तिशाली माना जाता था, जिसने इन्होंने बार बार हूणों को पराजित किया है। ठीक है, तो जूनागढ़ का अभिलेख है, स्कंदगुप्त के द्वारा हूणों को हराने का जिक्र मिलता है। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन में पूछा जा सकता है पेपर में, कि जो जूनागढ़ का जो अभिलेख है वो किससे संबंधित है? तो वो किससे संबंधित है? स्कंदगुप्त से। ठीक है, जूनागढ़ अभिलेख, जूनागढ़ कौन सा एरिया? हमारा जो गुजरात वाला एरिया है वहां पे लगता है जूनागढ़। ठीक है, गुजरात में जूनागढ़ है, एक जिला है। ठीक, यहाँ पे हमारा जो गुप्त वंश है, ठीक है, यहाँ तक गुप्त वंश बहुत अच्छे से चला है। स्कंदगुप्त जो थे 455 जो एडी वाला टाइम पीरियड है, यहाँ तक गुप्त जो काल था वो बहुत ही अपने जो शिखर वाले, जो आप बोल सकते हैं पीक पॉइंट पे था। ठीक है, पूरे देश में इनका विस्तार था, इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में विकास किया, हर चीज में विकास किया। कोई भी दूसरी सत्ता उस समय देश में इतनी ताकतवर नहीं हुई जो इनका सामना कर सके, या विदेशी शक्तियां भी हो, चाहे वो हूण हो या कोई भी हो, इनका सामना नहीं कर पाते थे, ये इतने शक्तिशाली थे। लेकिन फिर वही होता है कि जैसे जैसे एक जो एम्पायर होता है वो धीरे धीरे चलना शुरू करता है, और एक टाइम पे ऊपर आने के बाद फिर नीचे आने लगता है, क्योंकि इतना ये शासन को इतना बड़ा बना लेते हैं, इतनी शक्तियां कर लेते हैं, और टाइम के बाद क्या होता है, राजा इतने सक्षम राजा नहीं हो पाते हैं, और ऊपर से इनको बाहर के आक्रमण भी झेलने पड़ते हैं, तो इनकी जो क्षमताएं वो धीरे धीरे घटने लगती है, और फिर से वही चीज कंडीशन क्रिएट होने लगती है कि छोटे छोटे जो राजा थे वो पनपने लगते हैं, छोटी छोटी ताकतें उभरने लगती है, जो इन्हीं के सामंत होते हैं, इन्हीं के मंत्री होते हैं, वो अपना स्वतंत्र देश घोषित करने लगते हैं, क्योंकि सबको राजा बनना अच्छा लगता है। ठीक है, तो इसके बाद क्या है, जो विष्णुगुप्त थे वो अंतिम राजा माने जाते हैं। 550 एडी के टाइम पीरियड पे इनका टाइम पीरियड माना जाता है, और ये अंतिम गुप्त जो थे माने जाते हैं। इसके बाद गुप्त वंश भी बिल्कुल खत्म हो गया। ठीक है, गुप्तों की जो राजकीय भाषा थी वो क्या थी? संस्कृत थी। ठीक, गुप्त सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की, जिन्हें अभिलेखों में दिनार कहा जाता था। ठीक है, तो जो गुप्त की जो मुद्राएं थी, स्वर्ण मुद्राएं थी, वो क्या थी? दिनार थी। और पेपर में एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा स्वर्ण मुद्राएं किसने जारी करी थी? तो किसने करी थी? गुप्त वंश के राजाओं ने करी थी। और गुप्त वंश में भी किसने सबसे ज्यादा मुद्राएं चलाई थी? किसने चलाई थी? समुद्रगुप्त ने। ठीक है, गुप्त वंश का सबसे प्रमुख राजा कौन है? समुद्रगुप्त। इसको नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ठीक, तो गुप्त काल में मंदिरों और ब्राह्मणों को जो भूमि दान में दी जाती थी उसे अग्रहर कहा जाता था, और गुप्त काल में उज्जैन सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। इसके बारे में हमने बार बार पढ़ा है। ठीक है, तो गुप्त काल में क्या होता है कि मंदिरों का भी निर्माण होता है। तो जो मध्य भारत वाला एरिया, जैसा मैंने बताया था आपको, तो जो मध्य भारत वाला एरिया आज का जो हमारा मध्य प्रदेश माना जाता है, तो यहाँ पे इन्होंने बहुत ज्यादा इनका योगदान देखने को मिलता है। यहाँ पे बहुत सारे इन्होंने मंदिरों का निर्माण कराया है। जैसे आपको एक देखने को मिलेगा तिगवा का विष्णु मंदिर। ठीक है, तिगवा का जो विष्णु मंदिर है वो किसके टाइम पीरियड का माना जाता है? तो वो गुप्त काल का माना जाता है। ठीक है, ऐसे ही आपको मिलेगा क्या? नचना कुठार का मंदिर। ठीक है, नचना जो कुठार है, नचना कुठार का पार्वती मंदिर। ठीक है, ये भी गुप्त काल से संबंधित माना जाता है। ठीक है, ठीक है, तो इस तरीके से बहुत ज्यादा इन्होंने उस समय पे विकास किया था। और ऐसा भी माना जाता है कि जो मंदिर बनने के स्थापत्य का विकास हुआ, ठीक है, मंदिर बनने की जो कला शुरू हुई, ठीक है, मंदिरों में शिखर बनाने का जो शैली आई, वो सभी इन्हीं के शासनकाल में विकसित हुई थी। ठीक है, तो ये गुप्त काल की सबसे अहम बातें थी। इसके बाद भी हम और आगे देखेंगे जो भी इनसे इंपॉर्टेंट रिलेटेड चीजें होंगी, लेकिन गुप्त वंश यहाँ पे समाप्त होता है। आपको जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताएं आप वहाँ इनको जरूर ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो अब ये गुप्त वंश तो यहाँ पे समाप्त हो गया, लेकिन क्या होता है कि जैसा बताया मैंने कि
जो देश था वहाँ पे फिर से क्या हो गया, एक जो बड़ी-बड़ी जो सत्ताएँ थी वो समाप्त हो गईं, ठीक है? गुप्त वंश लगभग समाप्त हो गया। कब 550 एडी आते-आते गुप्त वंश लगभग समाप्त हो गया और जो छोटे-छोटे राजा थे इन्होंने फिर से उदय करना शुरू कर दिया, ठीक है? तो अब ये क्या हो गया, हर्षवर्धन एक राजा होते हैं, ये किस वंश के थे? तो ये पुष्यभूति वंश के थे। किस वंश के थे? पुष्यभूति वंश के थे, या इसको इतिहास में वर्धन वंश के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है? एक राजा हुए हर्षवर्धन, ठीक? 606 एडी में ये राजगद्दी पे बैठे। तो ये कहाँ के राजा बनते हैं? थानेश्वर के राजा बनते हैं। कहाँ के? थानेश्वर के राजा बनते हैं। ये कौन सा एरिया है? ये पंजाब वाला एरिया है, ठीक है? तो इनके बारे में एक छोटी सी स्टोरी जल्दी से देख लेते हैं कौन थे, क्योंकि ये बहुत फेमस राजा रहे हैं उस टाइम पे। तो होता ये है कि ये जब गुप्त वंश समाप्त होता है तो उसके बाद यहाँ पे जो पंजाब हरियाणा वाला एरिया, यहाँ पे एक रहता है क्या, थानेश्वर रहता है, ठीक है? यहाँ पे कौन था उस समय पे? थानेश्वर था। और कौन सा वंश राज कर रहा था यहाँ पे? पुष्यभूति वंश वहाँ पे यहाँ पे राज कर रहा था, ठीक है? ये जो यूपी वाला एरिया था कन्नौज, ठीक है, कन्नौज था। यहाँ पे कौन थे? यहाँ पे मौखरी वंश के राजा थे। एक वंश था, वो कौन सा था? मौखरी, ठीक है, मौखरी थे। और ये जो बंगाल वाला एरिया था यहाँ पे कौन थे? गौड़ वंश, ठीक है, गौड़ वंश था। और गौड़ वंश का एक प्रसिद्ध राजा था शशांक, ठीक है, क्या नाम था उसका? शशांक था, ठीक है। तो होता यह है कि यहाँ पे जो इसका बड़ा भाई होता है हर्षवर्धन का, राजवर्धन करके उनका नाम रहता है, ठीक है। कौन थे? राजवर्धन इस समय इनके राजा होते हैं, ठीक है। कहाँ के? थानेश्वर के राजा कौन थे? राजवर्धन थे, ठीक। तो राजवर्धन क्या करते हैं? ठीक है, तो राजवर्धन क्या थे? राजा थे। कहाँ के? ये अपने जो ये वाला एरिया है थानेश्वर के, ठीक है। राजवर्धन राजा थे। तो क्या होता है कि इनकी जो एक बहन होती है उनका विवाह कहाँ पे होता है? कन्नौज के राजा से होता है, ठीक। कन्नौज कोई मौखरी वंश के वंशज थे, वहाँ के एक महान राजा थे, ठीक है। उनसे उनका विवाह होता है, ठीक है। जैसे ही इनका यहाँ विवाह होता है उसी समय क्या होता है कि जो ये गौड़ शासक रहता है शशांक, ठीक है, ये क्या करता है? यहाँ पे आक्रमण करता है, कन्नौज को जीत लेता है और इनकी हत्या कर देता है। तो ये क्या होता है? राजवर्धन इनकी सहायता के लिए इधर जाते हैं और उसी टाइम में ये शशांक इनको भी आक्रमण करता है और इनको हरा के राजवर्धन की मृत्यु कर देता है, मतलब उनको मार देता है, ठीक है। तब जो थानेश्वर है उसका राजा कौन बनता है? हर्षवर्धन बनता है, ठीक है। थानेश्वर का राजा कौन बनेगा? हर्षवर्धन बनेगा, ठीक। तब ये हर्षवर्धन क्या होगा? अपने भाई का बदला लेने वापस जाता है, कहाँ पे? कन्नौज जाता है। और ये कन्नौज में शशांक को हरा देता है। किसको हराता है? शशांक को, ठीक। यहाँ का जो गौड़ वंश का राजा था कन्नौज को भी जीत लेता है, बंगाल को भी जीत लेता है, ठीक है। और जो उत्तर भारत का ऑलमोस्ट पूरा जो पोर्शन होता है लगभग ये पूरा अपने अपने कब्जे में ले लेता है, ठीक। तो अपना बहुत बड़ा शासन स्थापित कर लेता है बहुत ही कम समय में, ठीक। ये जो शशांक था इसके बारे में एक जानकारी आपको याद रखनी है, ठीक है। जो बौद्ध गया में बौद्ध वृक्ष था, ठीक है, बोधि वृक्ष जिसको बोलते हैं, ठीक है। बोधि वृक्ष ये वही वृक्ष है जिसके नीचे गौतम बुद्ध ने अपना ज्ञान प्राप्ति करी थी, ठीक है। तो उस बोध वृक्ष को ये काट देता है, ठीक है। इतिहास में इसके बारे में जानकारी मिलती है कि ये जो ये बौद्ध जो बौद्ध धर्म था उनके खिलाफ था, इसलिए ये जो बोधि वृक्ष था उसको जाके ये काट देता है, इसलिए ये इसका नाम बहुत बार इसको इतिहास में देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देख लिया कि हर्षवर्धन अब राजा बन गया। तो हर्षवर्धन धीरे धीरे 606 ईसा के टाइम पे ये गद्दी पे बैठता है, ठीक है। ये पूरा विजय कर लेता है उत्तर भारत को, ठीक। शिलादित्य भी कहा जाता है और उसे परम भट्टारक नरेश की उपाधि भी धारण करी थी, ठीक है। अभी हर्षवर्धन के बारे में जानकारी कहाँ से देखने को मिलती है? तो इनके राज दरबार में भी एक कवि थे, कौन? बाणभट्ट थे, ठीक है। जिनकी रचना हर्षचरित में उनके शासन के बारे में वर्णन मिलता है, ठीक। बाणभट्ट थे और ये मध्य प्रदेश से संबंधित है, ठीक है। बाणभट्ट इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, मध्य प्रदेश से ही बिलोंग करते थे। तो ये बाणभट्ट थे। इनकी रचना क्या थी? हर्षचरित में उनके शासन के बारे में वर्णन मिलता है। ये जो बाणभट्ट है, कौन है? बाणभट्ट। इनकी एक रचना है, क्या है? कादम्बरी, ठीक है, याद रखना इसको। क्या रचना है इनकी? बाणभट्ट की कादम्बरी, कादम्बरी, ठीक है। कादम्बरी को पहला उपन्यास माना जाता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। जो हमारा इतिहास है हिंदी, मतलब उस समय तो संस्कृत भाषा चलती थी। हाँ, गुप्त वंश की जो भाषा थी क्या थी? संस्कृत थी। तो उस समय पे जो भाषा चलती थी उसमें कादम्बरी एक ऐसी किताब थी जिसको इतिहास में पहला उपन्यास माना जाता है। मतलब जो उपन्यास लिखने की जो विधा आई है, कहीं ना कहीं उसके जो रचयिता है, उसके जो ज्ञातक हैं, वो बाणभट्ट को माना जाता है, ठीक है। जिसके बाद हर्षवर्धन अपना विस्तार करते हैं धीरे धीरे। ये दक्षिण भारत में भी अपना अपना विकास का विस्तार करना शुरू करते हैं। लेकिन दक्षिण में कौन रहता है? चालुक्य वंश रहता है। कौन सा? एक राजा रहते हैं ये वाले एरिया में, चालुक्य राजा रहते हैं, पुलिकेशन। क्या नाम रहता है? चालुक्य एक राजा रहते हैं, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं।
ठीक है। दक्षिण में एक राजा रहते हैं चालुक्य। चालुक्य वंश का एक जो राजा होता है, बहुत प्रतापी राजा होते हैं, पुलिकेशन द्वितीय। ठीक है, पुलिकेशन द्वितीय। ठीक है, पुलिकेशन द्वितीय होते हैं दक्षिण में, नर्मदा नदी के नीचे वाले जो एरिया होता है, ये कर्नाटक तमिलनाडु वाला जो दक्कन का एरिया होता है उसमें ये रहते हैं। तो ये क्या करते हैं, हर्षवर्धन को जो नर्मदा नदी है इसके तट पे हरा देते हैं। ठीक है, और वहां पे इनको पराजित होना पड़ता है और फिर ये यहाँ पे हर्षवर्धन का भी साम्राज्य खत्म। छोटा सा शासन था लेकिन बहुत इन्होंने लंबे समय तक इसको अपना बड़ा साम्राज्य बहुत ही कम समय विकसित किया था, इसलिए इनको महान सम्राट के रूप में गिना जाता है। ठीक है, इनके शासनकाल में कौन है, चीनी यात्री कौन आया, हैंसांग आया। कौन आता है, हैंसांग आता है। ठीक, अभी कौन आया था, फाहियान आया, तब कौन आएगा, हैंसांग आएगा। तो हर्षवर्धन, ठीक है, हर्ष से याद रखना कि हर्ष के शासनकाल में कौन आएगा, हैंसांग आएगा। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम में कौन आया था, फाहियान आया था। किसके टाइम में, चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त वंश के राजा के टाइम पे फाहियान आया था। और जो हर्ष से याद रखिए, हर्ष से हैंसांग, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, हैंसांग को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। ठीक है, हैंसांग को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। ठीक, हर्षवर्धन बौद्ध धर्म के महायान पंथ का महान संरक्षक था। ठीक है, तो हर्षवर्धन थे ये बौद्ध महायान पंथ का, मतलब जो बौद्ध धर्म को मानता था और इस महायान पंथ का महान संरक्षक भी था। ठीक है, तो इनके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट बातें जो भी थी वो यहाँ पे देख ली। ठीक है, ये जो हमने देखा था पुलिकेशन द्वितीय, तो ऐहोल प्रशस्ति है। ठीक है, ऐहोल प्रशस्ति करके एक रचना है। ठीक है, वहां पे ये देखने, ये वाले जो युद्ध है उसका वर्णन किया गया और वहां पे बताया गया कि पुलिकेशन द्वितीय ने हर्षवर्धन को नर्मदा के तट पे हराया था। ठीक, थोड़ी सी बातें इनको थोड़ा दिमाग में रखिए, आपको पेपर में बहुत हेल्प मिलेगी यदि इससे संबंधित कोई चीज पूछी जाती है तो। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो हर्षवर्धन है इनका भी समाप्त होता है। और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, हमें दक्षिण भारत के बारे में इतना पढ़ना नहीं है क्योंकि इनसे पूछा नहीं जाता है, लेकिन ये जो पल्लव वंश है इनके राजाओं ने कुछ मंदिरों का निर्माण कराया, इनसे बार बार पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, इसलिए मैं इनको लेके आया हूँ। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट 4-5 इनको जरूर याद रखना। तो पल्लव वंश के एक राजा होते हैं, राजा नरसिंह वर्मन प्रथम। ठीक है, पल्लव वंश कहाँ पे था, जो दक्षिण वाला एरिया है, तमिलनाडु वाला एरिया था। ठीक है, यहाँ वाले एरिया में ये पल्लव वंश रहते हैं। ठीक, तो इसके राजा कौन थे, नरसिंह वर्मन प्रथम थे। इन्होंने क्या किया, महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण करवाया। किसका निर्माण करवाया, महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक, रथ मंदिरों को क्या कहा जाता है, सप्त पैगोड़ा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इनको, सप्त पैगोड़ा भी कहा जाता है। तो पल्लव वंश के एक राजा थे राजा नरसिंह वर्मन प्रथम, इन्होंने महाबलीपुरम, ठीक है, महाबलीपुरम कहाँ पे, तमिलनाडु में। ठीक है, कि रथ मंदिरों का निर्माण करवाया था और रथ मंदिरों को सप्त पैगोड़ा भी कहा जाता है। आपको पेपर में पूछा जा सकता है कि राजा नरसिंह वर्मन प्रथम किस वंश से थे, तो पल्लव वंश से थे इन्होंने। ठीक, ये भी पूछा जा सकता है कि महाबलीपुरम में जो रथ मंदिर है इसका निर्माण किसने कराया था, तो नरसिंह वर्मन प्रथम ने। या आपसे ये पूछा जा सकता है कि महाबलीपुरम के जो मंदिर हैं इनका निर्माण किस वंश के राजाओं ने कराया था, तो पल्लव वंश के राजाओं ने कराया था। ठीक है, रथ मंदिरों का सप्तपैगोड़ा भी कहा जाता है। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद अगला पॉइंट क्या है कि इसी काल में हैंसांग ने कांची की यात्रा करी थी। ठीक, जो राजा हर्ष के टाइम पीरियड में आया था उसी ने कांची की यात्रा करी थी और उसकी सुंदरता की काफी प्रशंसा करी थी। ठीक, कांची भी यहीं का एक शहर है दक्षिण भारत का। ठीक, नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कांची के कैलाश मंदिर तथा महाबलीपुरम के सौर मंदिर का निर्माण कराया था। ठीक, ये भी पल्लव वंश के राजा होते हैं। तो नरसिंह वर्मन प्रथम के बाद द्वितीय आते हैं। ठीक, कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था और इनकी राजभाषा राज्यसभा में एक संस्कृत के प्रख्यात विद्वान दंडित रहते थे। कौन, दंडन रहते थे, किनकी, पल्लव वंश के राजा नरसिंह वर्मन द्वितीय के इसमें। ठीक है, तो ये थोड़े से इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, इनको याद रखना। यहाँ पे अपना ये वाला जो लेक्चर है वो एंड होता है। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, इसकी पीडीएफ भी हम लिंक जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उस पर अवेलेबल करा देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो बने रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।